स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास। बच्चों, आज हम सेल के बारे में समझेंगे। आप जानते हैं सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के रूप में, उसे हम सेल कहते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने सबसे पहले साइंटिस्ट के रूप में एक बैक्टीरियल सेल को डिस्क्राइब किया है, और रॉबर्ट हुक जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कॉर्क के थिन सेक्शन के हिसाब से सेल को स्टडी किया है माइक्रोस्कोप में। तो उस वक्त सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप था। जो कॉर्क के थिन सेक्शन जिनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में नज़र आए, और ये हर एक जो कंपार्टमेंट है इस कॉर्क का सेक्शन, उसमें इसी को उन्होंने सेल नाम दिया। बाद में मैग्नीफाइड व्यू सेल का स्टडी किया गया, और इसको माइक्रोस्कोप में विजुलाइज व्यू करने के बाद जो इसका डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपके सामने यहाँ स्लाइड्स में दिखाई दे रहा है। एक सेल ये एनिमल सेल है, इसमें कई सारे सब सेलुलर पार्ट्स हैं। इन सब सेलुलर पार्ट्स को हम सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। इनमें जो प्रोमिनेंट ऑर्गेनल है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें फ्लैजेलम है, लाइजोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, पेरोक्सोसोम्स हैं, साइटोस्केलेटन हैं, गोल्गी एपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। इस तरह से बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स और सब सेलुलर पार्ट्स एक टिपिकल प्लांट या एनिमल सेल में प्रेजेंट है। सेल थ्योरी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था डिस्कवरी ऑफ सेल में। 1839 एंड 1838 में दो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट, मैथियास लाइडेन एंड थियोडर स्वान हुए हैं। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल सेल्स को अलग अलग स्टडी किया है, और थॉरो स्टडी करने के बाद कुछ कॉमन जनरलाइज्ड आइडियाज़ और जनरलाइज्ड व्यू पॉइंट रखे हैं, उसी को हम सेल थ्योरी कहते हैं। इस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी सेल के बने हुए हैं, और या तो सेल के कंपोनेंट्स के बने हुए हैं। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है सेल थ्योरी का, वो ये है कि सेल अपने जैसी नई सेल बना सकती है, और इस तरह से एक से ही दूसरी नई सेल बन सकती हैं। सेल एज सच क्रिएट नहीं की जा सकती है। ये दूसरा स्टेटमेंट है सेल थ्योरी का। एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए हैं रुडोल्फ विर्चॉव। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल इज एबल टू गिव राइज टू अ न्यू सेल, यानी ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसके अनुसार ये बताया गया है कि नई सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होती है। यहाँ एक ओवरव्यू सेल के बारे में दिया गया है कि सेल तीन चीज़ों से मेनली बना है। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। इन सब के अलावा प्लांट सेल में एडिशनल आउटर रेजिस्टेंट थिक कवरिंग है, उसे सेल वॉल कहते हैं। और कोई भी नॉर्मल जो सेल है उसमें साइटोप्लाज्म के बाहर सेल मेम्ब्रेन होगा, बट प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल सेलुलोजिक मेम्ब्रेन है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। न्यूक्लियस सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल है, और इसको कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहते हैं। सेल की सभी एक्टिविटीज़ को ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स हैं, क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए होता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और इसी के अंदर सभी इंफॉर्मेशन
कोडेड होती हैं एक कोडिंग लैंग्वेज के रूप में, उसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग सेल अपना फंक्शन करती है। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे सेल मेम्ब्रेन्स से बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उस प्रोकैरियोटिक सेल में ये जितने सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स बताए गए हैं, ये सब के सब वहाँ प्रेजेंट नहीं हैं। इस मामले में प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव है यूकैरियोटिक सेल से। राइबोसोम्स एक स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनल्स की सरफेस पर प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जो एनिमल सेल है उनमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है और सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। उसके अलावा हमें एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल एनिमल वर्ल्ड में, या हम कह सकते हैं लिविंग वर्ल्ड में, माइकोप्लाज्मा है, जबकि लार्जेस्ट सेल एग सेल है। ऑस्ट्रिच का एग ये भी लार्जेस्ट सेल है। ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल आरबीसी हैं और लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल है। आपके सामने अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा जो कॉलोनी के रूप में यहाँ दिखाए गए हैं, नज़र आ रहे हैं। लार्जेस्ट सेल एग ऑस्ट्रिच। उसके बाद स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है आपको कि लार्जेस्ट सेल है, बिग साइज़ का है। ह्यूमन आरबीसीज का शेप और सेल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सामने। और उसके बाद जो लार्जेस्ट सेल है हमारी बॉडी में, नर्व सेल, न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं, वो भी आपके सामने दिख रहा है। तो ये थे कुछ स्पेशलाइज्ड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल। आपके सामने स्लाइड है, इसमें डिफरेंसेस दिए गए हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ है बहुत स्मॉल है, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर साइज़ की हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल लार्जर हैं, 5 to 100 माइक्रोमीटर साइज़ की। न्यूक्लियर रीजन में जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये वेल डिफाइंड है, सराउंडेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और क्रोमोजोम की जहाँ तक बात है तो क्रोमोजोम प्रोकैरियोटिक सेल में केवल सिंगल है और वो भी सर्कुलर है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोजोम की संख्या 1 से ज़्यादा है और नॉन सर्कुलर हैं, स्ट्रेट हैं शेप में। सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल में केवल सिंपल फिजन से होता है और वो भी एमाइटोसिस नाम से जानते हैं उसको, जबकि यूकैरियोटिक सेल में दोनों तरह का डिवीज़न माइटोसिस एंड मियोसिस देखा जाता है। सेल माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीज़न के थ्रू डिवाइड होती है। न्यूक्लियस की बात करें हम तो प्रोकैरियोटिक सेल में नो न्यूक्लियस इज देयर, बट इन यूकैरियोट न्यूक्लियस इज ट्रू, दैट इज complete, having definite structure and surrounded by nuclear membrane. राइबोसोम्स स्कैटर्ड हैं साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोट्स में, और साइज़ इनका स्मॉलर है, जबकि यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स बिगर साइज़ के हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड हैं, अटैच्ड हैं, और बहुत कम अमाउंट में ये साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल अदर ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई सब में प्रेजेंट है। आपके सामने सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इधर प्रोकैरियोटिक सेल है, दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल है। जो कॉमन एंड फंडामेंटल कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर्स जो दोनों में कॉमन हैं उनको दिखाया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के बाहर। साइटोप्लाज्म एंटायर कंटेंट सेल के अंदर का, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो भी दोनों में प्रेजेंट है। डीएनए प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, सर्कुलर है राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में, और डीएनए इरेगुलर है, स्ट्रेट है यूकैरियोटिक सेल में।
न्यूक्लियोइड रीजन में डीएनए प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट है यूकैरियोटिक सेल में, यहाँ लैकिंग है प्रोकैरियोटिक सेल में। राइबोसोम्स दोनों सेल में वेल डिफाइंड है, प्रेजेंट है। साइज भी बिगर एंड स्मॉलर आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है। इधर उसी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को इधर भी शो कर रखा है। दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर व्यू अलग एंगल से लिया गया है। एक और टॉपिक है बच्चों, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोकैरियोट्स। जहाँ तक सेल एनवेलप की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ये वेल मॉडिफाइड है और वेल डिफ्रेंशिएटेड है। ये केमिकली कॉम्प्लेक्स है नेचर में। इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं और तीनों लेयर में से जो आउटर लेयर है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जो मिडल लेयर है वो सिंपली सेल वॉल है और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन सभी को कंबाइनली हम कहते हैं सेल एनवेलप। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर करता है कंपोजिशन एंड थिकनेस में अलग अलग बैक्टीरिया में, और जनरली कुछ बैक्टीरिया में ये लूज शीट की तरह है और उसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर, और जहाँ ये थिक एंड टफ है हम उसको कैप्सूल कहते हैं। जो सेल वॉल है इस शेप को डिटरमाइन करती है सेल के, और इसकी मदद से सेल अपना जो बस्ट है या उसका जो कोलैप्सिंग है उससे प्रिवेंट रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है, ये सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को अलाउ करता है एक्सचेंज मूवमेंट के लिए। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोट्स में है ये मेसोसोम भी फॉर्म करता है, और मेसोसोम की मदद से ही ट्यूब्यूल्स बनते हैं, वेसिकल्स बनते हैं और सेल वॉल फॉर्मेशन होती है प्रोकैरियोट्स में। साथ साथ जो मेसोसोम्स हैं इसकी मदद से डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। इस तरह से रेस्पिरेशन और सीक्रेशन में भी मदद करता है मेसोसोम, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से प्रोकैरियोट्स में फॉर्म होता है और बनता है। बैक्टीरियल सेल में फ्लैजेला प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। एक जो फ्लैजेला है उसमें 3 पार्ट्स हैं। उसका पहला पार्ट है फिलामेंट, दूसरा हुक है और थर्ड उसका बेसल बॉडी। एक फ्लैजेला हेल्प करता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। यहाँ कुछ डिफरेंस दिए गए हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। 2 तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं नेचर में, बैक्टीरियल वर्ल्ड में। उनमें से एक कैटेगरी ग्राम पॉजिटिव है, दूसरी ग्राम नेगेटिव। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को स्टेन करते हैं, टेकअप करते हैं, उन्हें ग्राम पॉजिटिव कैटेगरी में रखा गया है। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को टेकअप नहीं करते हैं, स्टेन नहीं करते हैं, उन्हें हम ग्राम नेगेटिव कैटेगरी में रखा गया है। इधर सेल वॉल कंपोजिशन ऑर्गेनाइजेशन यह दिखाया गया है, इसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से अरेंजमेंट है अलग अलग मॉलिक्यूलर लेयर का। जो कॉम्प्लेक्स सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। इधर आप देख सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल 2 ही लेयर हैं एनवेलप में, सेल एनवेलप में अंदर की सेल मेम्ब्रेन जो रेड कलर से दिखाई है ग्राम पॉजिटिव में, और उसके बाहर पिंक कलर की पेप्टाइडोग्लाइकन। और यही जो पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल है ये टेकअप करती है ग्राम स्टेन को, और इस वजह से इनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा गया है। क्योंकि ये पेप्टाइडोग्लाइकन आउटर सरफेस पर अब्सेंट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को टेकअप नहीं कर पाते हैं और उनको ग्राम नेगेटिव कैटेगरी में रखा गया है। इधर जो पिल्ली है और फेमरी है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ये प्रोकैरियोटिक सेल सरफेस पे प्रेजेंट है। इन दोनों में डिफरेंस दिखाया गया है। जो पिल्ली है ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ, जबकि फेमरी स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स के बने हैं, ये सेल के सरफेस से बाहर एमर्ज होते हैं। इधर
प्रोकैरियोटिक सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट मैग्नीफाइड व्यू दिखाया है। आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से सेल के सरफेस पर पिल्ली और एक तरफ फ्लैजेला अराइज हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। साथ में सेल का जो इंटीरियर व्यू है वो भी दिखाया गया है। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, डीएनए, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स सभी स्ट्रक्चर विजिबल हैं और आप अच्छे से इन्हें देख सकते हैं। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में सभी सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं, केवल राइबोसोम्स एंड कुछ इंक्लूसिव बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। राइबोसोम्स एसोसिएटेड हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इनका साइज़ बहुत स्मॉल है, 15 to 20 नैनोमीटर साइज़ के हैं ये, और 2 सब यूनिट्स के बने हैं। इनको हम कहते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स, और राइबोसोमल सब यूनिट्स की मदद से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है प्रोकैरियोट्स में। और ये प्रोकैरियोट्स मैसेंजर आरएनए के साथ एसोसिएट होके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, तब हम उसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। जो साइटोप्लाज्म में रिजर्वोड मटेरियल है उसी को हम इंक्लूजन बॉडीज़ भी कहते हैं, और ये रिजर्वोड मटेरियल इंक्लूजन बॉडीज़ के रूप में ही स्टोर्ड रहता है सेल साइटोप्लाज्म में। इनमें जो कॉमन रिजर्वोड मटेरियल इंक्लूजन बॉडीज़ के रूप में प्रेजेंट है वो हैं फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, और इस तरह से ये सभी इंक्लूसिव बॉडीज़ अलग अलग ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं, मेनली पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। इधर यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल जो हम अभी स्टडी किए हैं उनमें से यूकैरियोटिक सेल को हमें अब समझना है आगे। यूकैरियोटिक सेल एडवांस सेल है, इसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, और यूकैरियोटिक सेल 2 कैटेगरीज में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। एक है प्लांट सेल, दूसरा है एनिमल सेल। प्लांट सेल वो सेल है जो प्लांट्स में प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल एनिमल बॉडी में प्रेजेंट है। दोनों प्लांट और एनिमल सेल को हम यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में रखते हैं। जहाँ तक डिफरेंस की बात है तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं बट एनिमल सेल में एब्सेंट हैं। प्लास्टिड्स की मदद से प्लांट सेल अपना फूड सिंथेसाइज करती हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट हैं, इसलिए एनिमल सेल फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। वैक्यूल प्लांट सेल में सिंगल है बट लार्ज है, जबकि एनिमल सेल में मेनी स्मॉल साइज की वैक्यूल्स प्रेजेंट है। सेंट्रियोल्स एब्सेंट है प्लांट सेल में, जबकि सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट है। आपके सामने स्लाइड है, इसमें प्लांट सेल को मैग्नीफाइड व्यू के रूप में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स लोकलाइज्ड हैं, प्रेजेंट हैं सेल साइटोप्लाज्म में। उनका ओरिएंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है साइटोप्लाज्म में। शेप का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट देख सकते हैं। इधर एनिमल सेल को भी दिखाया गया है। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किस तरह से डिफरेंट है प्लांट सेल से। इसमें फ्लैजेला एक अलग स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा बाकी सभी सेल ऑर्गेनल्स यहाँ प्रेजेंट हैं, बट शेप डिफरेंट है प्लांट सेल से। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट हैं। इस तरह से प्लांट सेल क्वाइट डिफरेंट है एनिमल सेल से एंड वाइस वर्सा। इधर एक टिपिकल प्लांट सेल को दिखाया गया है, इसको आप आसानी से समझ जाएंगे। आपको देखना है कि अरेंजमेंट ऑर्गेनल्स का किस तरह से है, और आप जो सबसे कॉमन जो चीज़ है जो देखनी है आपको वो ये है वैक्यूल। वैक्यूल लार्ज साइज़ का है और सेंटर में प्रेजेंट है, इस वजह से न्यूक्लियस इसका कॉर्नर पे प्रेजेंट है, शिफ्ट हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है
प्लांट सेल का, और सेल वॉल प्रेजेंट है। इसके अलावा सभी सेल ऑर्गेनल्स वेल विजिबल हैं, प्रेजेंट हैं प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें यूकैरियोट्स में, तो ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के बाहर, इसीलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि सेल साइटोप्लाज्म के बाहर प्रेजेंट है। जहाँ तक केमिकल कंपोजिशन की बात करें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दो केमिकल की बनी है। इनमें से एक है लिपिड्स, दूसरा है प्रोटीन, और ये प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के रूप में प्रेजेंट हैं, यानी लिपिड्स की दो लेयर हैं जबकि प्रोटीन की सिंगल लेयर है। और इधर जो अरेंजमेंट है लिपिड्स का, वो दो लेयर में है। एक पोलर हेड है, उसे हम हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं, दूसरा है हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट लिपिड का अंदर की तरफ प्रेजेंट है जबकि सरफेस की तरफ हाइड्रोफिलिक है। जो लिपिड प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो फॉस्फोग्लाइकोलिपिड्स है, इसको फॉस्फोग्लिसराइड्स भी कहते हैं। और इस तरह से हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक आउटर एंड इनर सरफेसेस पे अरेंज होके सेल मेम्ब्रेन को एक स्पेशलाइज्ड कन्फाइंड स्पेस प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन 52% है ह्यूमन बींग्स में और 40% लिपिड है मेम्ब्रेन में। और प्रोटीन भी दो तरह से यहाँ पाई जाती है, एक पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरा है इंटीग्रल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पर है और इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन में। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कंट्रोलर है, रेगुलेटर है एक्सचेंज के लिए। साइटोप्लाज्म के अंदर और बाहर जो मटेरियल का मूवमेंट और एक्सचेंज होता है, इसको ये रेगुलेट करता है। इसलिए इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है सेल के साइटोप्लाज्म के ऑप्टिमम कंपोजिशन को, नॉर्मल कंसंट्रेशन सभी सब्सटेंसेस का बनाए रखने के लिए। तो सेल साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन को मेंटेन करने में, साइटोप्लाज्म को कंपोजिशन को होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है। ये इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करता है और डिफ्यूजन को रेगुलेट करता है। मूवमेंट जो सब्सटेंसेस का सेल के अक्रॉस दो मेथड से होता है, एक को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, दूसरे को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जब मटेरियल्स का मूवमेंट्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस विदाउट एनर्जी की होता है, उससे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जैसे वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट है। जबकि एनर्जी की प्रेजेंस में मटेरियल्स का मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा एनर्जी मीडिएटेड प्रोसेस है और इसमें सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसी की मदद से एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो पाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इधर स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप के जरिए एनर्जी की प्रेजेंस में कंप्लीट होता है। और इस तरफ जो सिंपल डिफ्यूजन है, ये सिंपल डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन की मदद से मॉलिक्यूल्स को मूव करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो कुल मिलाकर के जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो दो तरह का है यहाँ, एक सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ स्पेशलाइज्ड चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एटीपी के प्रेजेंस में मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है और एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी प्लस फॉस्फेट में। सेल वॉल की बात यहाँ पर हो रही है, तो सेल वॉल केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, ये नॉन लिविंग है और ये प्रेजेंट है सभी प्लांट्स में, चाहे वो एल्गे हों, ब्रायोफाइट्स हों या हाई प्लांट्स हों। ये सेलुलोज की बनी है
इसके अलावा इसमें गैलेक्टन्स हैं, मैनास हैं और मिनरल्स भी हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके अलावा हेमिसेलुलोजेस, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स भी इसके कंपोनेंट्स हैं सेल वॉल के। सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट सेल में। सबसे पहला इसका काम है एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करना, रिजिडिटी देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को, और प्रोटेक्ट करता है सेल को ऑस्मोटिक बस्टिंग से, और सेल को मदद करता है ये एक्सपेंशन से भी